नमस्कार, मैं डॉक्टर चारू इंदिरा आईवीएफ के अलवर सेंटर से। आज बात करेंगे आईवीएफ से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों के बारे में और साथ ही आईवीएफ में क्या डाइट लेनी है इसके बारे में। लेकिन एज ए डॉक्टर पहले मुझे आपसे बात करनी है कोरोना के विषय पर, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अब कुछ ही समय में सबके लिए उपलब्ध होगी। लेकिन समझने की बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन की 2 डोजेस 28 दिनों के अंतर पे लगाई जाएंगी। दूसरी डोज के लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद में पूर्णतः एंटीबॉडीज आपके शरीर में बनेंगी और इसके बाद ही आप कोरोना से बच पाएंगे। तो मतलब ये है कि जो वैक्सीन के बाद का 2 हफ्ते का समय है, इस दौरान भी आपको पूर्ण जो प्रिकॉशंस आप पहले ले रहे थे वैसे ही लेने हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने से पहले अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तब भी आपको कोरोना होने की संभावना बनी रहती है। अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक, आईवीएफ से जुड़ी हुई भ्रांतियां। तो जब कपल्स हम लोग के पास में आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो उनके मन में बहुत सारी ऐसी आशंकाएं होती हैं जो कि दूर करना जरूरी है। तो पहली जो बहुत बड़ी भ्रांति है आईवीएफ के विषय में वो ये है कि आईवीएफ का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। तो ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि जब आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था उस समय जो कॉस्ट थी आईवीएफ की एक साइकिल की वो लगभग 4 से 5 लाख पड़ती थी, और आज के समय में आईवीएफ की एक साइकिल लगभग 1.5 लाख तक हो जाती है। तो पहले जो थी लोगों की औसतन आमदनी कम थी, अभी औसतन आमदनी बढ़ी है और साथ ही ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी कम हुआ है। तो अब ये आईवीएफ ट्रीटमेंट पहले से कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल है। साथ ही इस समय ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। 0% ब्याज पे ईएमआई भी आपको दिया जा सकता है, जिससे आप ये ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हैं। दूसरी जो एक कॉमन धारणा है वो ये है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट बहुत ही पेनफुल होता है। तो ऐसा नहीं है। जब आईवीएफ किया जाता है तो आईवीएफ के दौरान महिला को अंडे बनने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस 12 से 14 दिन तक लगाए जाते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस हैं ये बहुत ही पतली नीडल के द्वारा लगाए जाते हैं और ये पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं, तो इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। फिर जब अंडे बन जाते हैं तो उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है। तो इस ऑपरेशन के लिए भी महिला को बेहोशी दी जाती है, जिसमें महिला को कोई डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं होता है। तो ये तो आईवीएफ जो है वो पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन नहीं होता। फिर जो तीसरी धारणा है वो ये है कि आईवीएफ में हमेशा ट्विंस ही पैदा होते हैं। तो ऐसा नहीं है। ट्विंस या सिंगल बच्चे का होना ये डिपेंड करता है कि कितने भ्रूण आपकी बच्चेदानी में रखे गए हैं। तो जब भी भ्रूण प्रत्यारोपित किया जाता है तो कपल्स को काउंसिल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि वो एक बच्चा चाहते हैं या ट्विंस के लिए विलिंग है। तो अगर कोई कपल एक बच्चा चाहता है तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे ट्विंस की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। फिर जो एक धारणा है ये है कि जो आईवीएफ है वो लास्ट ट्रीटमेंट है। मतलब जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है तो आईवीएफ जो है वो लास्ट ऑप्शन है। पहले बाकी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन कर लेने चाहिए, उसके बाद आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ केसेस हैं जिनमें आईवीएफ ही पहला ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। जैसे कि अगर किसी महिला की ट्यूब्स बंद हैं तो उस महिला के कितने भी अच्छे अंडे हों या हस्बैंड के शुक्राणु कितने भी अच्छे हों, भ्रूण बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया है वो ट्यूब के अंदर ही होती है। अंडे और शुक्राणु दोनों ट्यूब में ही मिलते हैं और यही एक भ्रूण बनाते हैं। तो अगर ट्यूब्स बंद हैं तो आईवीएफ ही एकमात्र उपाय है संतान प्राप्ति का। ऐसे ही अगर शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है या शुक्राणु नील है, ऐसे केसेस में भी आईवीएफ के द्वारा ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर नील शुक्राणु हैं ऐसे केसेस में हम लोग जो टेस्टिस है वहाँ चीरा लगा के शुक्राणुओं को डायरेक्ट निकाल लेते हैं और आईवीएफ के माध्यम से भ्रूण बना लेते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए जो बाकी रास्ते हैं, जो सिंपल मेथड हैं, ओवेशन इंडक्शन या फिर आईयूआई, वो आपके लिए रास्ते हो ही ना। इसमें आप केवल अपना समय और अपना पैसा दोनों ही बर्बाद करते हैं और आपको अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। तो डॉक्टर से इस बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है।
फिर एक कॉमन धारणा है कि जो आईवीएफ से बच्चे होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, मतलब वो उनमें जन्मजात विकृतियां होती हैं। तो ऐसा नहीं है। आईवीएफ से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें बहुत लंबी टाइम तक स्टडीज की गई हैं, 15 सालों तक, 10 से 15 सालों तक उनको फॉलो किया गया है और ये पाया गया है कि आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज हैं उसकी संभावना बिल्कुल उतनी है जितनी नेचुरल कंसेप्शन से जो बच्चे हैं उनमें संभावना होती है। तो ये संभावना ना ही कम है ना ही ज्यादा है। फिर एक भ्रांति ये है कि जब आईवीएफ करते हैं तो अंडे या शुक्राणु अपने नहीं होते। तो ऐसा नहीं है। जब भी कोई कपल आईवीएफ के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं। उसमें अंडों की संख्या, शुक्राणुओं की संख्या सब देखी जाती है। अगर किसी कपल के अंडे अच्छी संख्या में है, शुक्राणु अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप ही के अंडों और शुक्राणु से आगे बढ़ा जाएगा। अगर डोनर की जरूरत पड़ती है कुछ केसेस में, जैसे कि अंडे खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, या फिर शुक्राणु है ही नहीं, या शुक्राणु का निर्माण ही नहीं हो रहा, तब डोनर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इन केसेस में भी पहले कपल की कंसेंट ली जाती है, और कंसेंट, अगर वो लोग कंसेंट देते हैं, वो इस चीज के लिए तैयार होते हैं, तभी डोनर की मदद ली जाती है। फिर एक कॉमन भ्रांति ये है कि जब आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ के बाद में बेड रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी उस समय पे ऐसा कहा जाता था कि आपको बेड रेस्ट करना है, लेकिन अभी स्टडीज में देखा गया है कि जितना ज्यादा आप नॉर्मल रहते हैं आईवीएफ के बाद में, उतनी ज्यादा सफलता मिलती है। तो आईवीएफ किसी का हुआ है इसलिए उसको बेड रेस्ट करना है, ये गलत है। इसके बाद में एक कॉमन धारणा ये है कि आईवीएफ का जो है वो मौसम पे असर पड़ता है, मतलब मौसम के हिसाब से आईवीएफ के रिजल्ट्स में चेंजेस आते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो लैब की कंडीशंस हैं उनको पूरे साल मेंटेन किया जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसके साथ ही जो भ्रूण का डेवलपमेंट है वो अब हम लोग क्लोज्ड वर्किंग चैम्बर में करते हैं। ये जो चैम्बर है इसकी खासियत ये है कि इसका जो तापमान है, वातावरण है, गैसेस हैं, उतनी ही मेंटेन की जाती हैं जितनी बच्चेदानी के अंदर होती हैं। तो जब भ्रूण का विकास 5 दिन तक इस चैम्बर के अंदर होता है तो भ्रूण को पता ही नहीं चलता कि वो माँ के गर्भ में पल रहा है या बाहर पल रहा है। तो भ्रूण का विकास अच्छा होता है, और इसके साथ ही किसी भी मौसम से भ्रूण के विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं आईवीएफ से जुड़ी हुई डाइट के बारे में, कि अगर किसी का आईवीएफ हुआ है तो उसे किस तरीके का भोजन लेना है। तो देखिए, आईवीएफ की जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही है, बस अंतर इतना है कि जो 5 दिन का भ्रूण है उसका विकास हमने लैब में किया है, लेकिन 5 दिन के भ्रूण को जब बच्चेदानी में डाला जाता है तो उसका विकास बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा नेचुरल प्रेगनेंसी में होता है। तो जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में आपको सलाह दी जाती है कि आप प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लें, मतलब दूध, दही, पनीर, दालें, इन सबको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। साथ ही आप जो मौसमी फल हैं, जो मौसमी सब्जियां इस समय अवेलेबल है, उनका सेवन अधिक से अधिक करें। फलों में कभी कभी ये डाउट रहता है कि पपीता या अनानास को लोग मानते हैं कि इससे अबॉर्शन क्रिएट होता है, लेकिन कोई भी साइंटिफिक स्टडी में ये ऐसा प्रूव नहीं है कि ये जो फल है ये अबॉर्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप तब भी इसको अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी फल है वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। इसके साथ ही आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना चाहिए। इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। साथ ही आपको अगर बहुत ही ज़्यादा चाय या कॉफ़ी की आदत है तो इसे भी 2 से 3 बार तक केवल कट डाउन करना चाहिए। और अगर कोई महिला स्मोकिंग या अल्कोहल करती है तो ऐसे में इनको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल से बच्चों में जन्मजात विकृतियों को देखा गया है। साथ ही जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि जो उसकी आते हैं वो थोड़े धीरे काम करती हैं, मतलब जो खाना है वो आपके इंटेस्टाइन में ज़्यादा समय तक रहता है और खाना पचाने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप जो अपना खाना है वो टुकड़ों में खाएं, मतलब उसको डिवाइडेड खाएं। 2 मेजर मील की जगह आपको उसको डिवाइड करके खाएंगे तो आपको खाना पचाने में आसानी होगी, और आपको जो पेट में भारीपन है, ब्लोटिंग है, इसकी समस्या कम हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है आईवीएफ से जुड़ी हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भ्रांतियां हैं उससे आपको दूर रहना है।
अगर आपके मन में कोई भ्रांति है तो आप अपने डॉक्टर से मिले, परामर्श करें कि आपके लिए सही रास्ता क्या है और क्या जो आपके मन में आशंका है वो सही है भी कि नहीं। और अपने समय से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो सही समय पे आप संतान सुख प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।